अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिल एकेडमी और हाजिर हम लोग एमडीकेट बायोलॉजी के लेक्चर्स के साथ में। ये वीडियो खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो स्टूडेंट्स मुश्किलात का सामना करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ कर पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा महंगे कोचिंग सेंटर्स में वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि वो घर पर बैठ करके चार मुख्तलिफ किताबों को एक साथ पढ़ सके। यहाँ पर हम लोग फेडरल, पंजाब, सिंध और केपी के इन सब के लेक्चर्स को शामिल करेंगे। इस वीडियो के आखिर के अंदर एक अर्निंग प्लेटफॉर्म के हवाले से भी बताया जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आखिरी वाला हिस्सा जो है वो भी लाजमी देखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक है, यानी कि 12th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर से यहाँ पर आगाज लिया जा रहा है। सपोर्ट एंड मूवमेंट का जो एमडीकेट का टॉपिक मौजूद है वो है डिफाइन कार्टिलेज, मसल एंड बोन। तो इन सब की डेफिनेशन यानी कि बुक के अंदर जो जो लाइंस मौजूद है उन सब को शामिल किया जा रहा है ताकि बुक में से आपकी कोई भी लाइन मिक्स ना हो सके और बुक में से ही आपकी तैयारी हो सके। तो आइए इसकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो आगाज ले रहे हैं वो फेडरल बायोलॉजी से ले रहे हैं और फेडरल बायोलॉजी में से कार्टिलेज के टॉपिक को शुरू किया जा रहा है। कार्टिलेज का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर यह बात बयान की जा रही है कि ये बोन के जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बोन के जैसा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह यह है कि इसके अंदर कोलेजन एक तो मुख्तलिफ मौजूद होता है बोन के मुकाबले में, और उसके अलावा कैल्शियम फास्फोरेट इसके अंदर नहीं होती। और उसके अलावा ये कार्टिलेज जो है अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तब तो ज़्यादा मौजूद होता है, लेकिन बाद में ये रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर बोन आ जाता है। तो आज के दौर के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ कुछ जगहों पर मौजूद है और ये बोन के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब इसके बारे में मजीद बात करें कि कार्टिलेज जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। पहले तो कार्टिलेज की एक कवरिंग होती है। कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है उसे पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है, जो कि कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है, कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। तो कार्टिलेज के दोनों तरफ यानी कि एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ कवरिंग मौजूद होगी जिसे पेरिकोन्ड्रियम कहा जा रहा है और वो कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। उसके अंदर इस सारे हिस्से के अंदर जो है बाकी मिक्सचर मौजूद है जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कह रहे हैं। इस कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर भी हमें मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स भी मौजूद होंगी, कुछ असल में कैविटीज़ होती हैं, स्पेसेस होती हैं जिन्हें ल्यूकेनाई कहा जाता है। उनके अंदर ये हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े होंगे, तो इनके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स भी पड़े होंगे। उसके अलावा इन कॉन्ड्रोसाइट्स के गिर्द में जो है मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होंगी, जैसे कोलेजन फाइबर्स मौजूद होंगे, इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होंगी। तो ये प्रोटीन जो है ये सराउंडिंग में मौजूद है। अब इसके बारे में मजीद बात करें तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये हमारे पास लिविंग सेल्स हैं और दूसरे ये जिन स्पेसेस में हैं उन्हें ल्यूकेनाई कहा जा रहा है, जो मैट्रिक्स के अंदर स्पेसेस पड़ी हुई हैं और सराउंडिंग में बाकी ये इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स पड़ी हुई हैं और आउटर लेयर जो है इसकी वो पेरिकोन्ड्रियम है। मजीद बयान किया जा रहा है कि कार्टिलेज जो है उसके अंदर ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करती, इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं पहुंचती। जब ब्लड वेसल नहीं पहुंचती, वैसे ब्लड वेसल का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना। जब ब्लड वेसल इसमें नहीं आ रही तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूजन के जरिए से आएंगी, मतलब एक सेल के पास न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो एक से दूसरे में पहुंच जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे में। क्योंकि वो एक सेल से दूसरे में पहुंच रहे हैं डिफ्यूजन के जरिए से, तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स का आना होगा वो काफ़ी स्लो होगा। अगर ये हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है यानी कि कार्टिलेज डेवलप हो रही है तब भी ये न्यूट्रिएंट्स देर से पहुंचेंगे, इस वजह से हीलिंग प्रोसेस जो है वो भी स्लो रहेगा। और यही बात आगे बयान की जा रही है कि ह्यूमन स्केलेटन जो था वो इनिशियली शुरुआत के अंदर कार्टिलेज का बना हुआ था और उसके अलावा कुछ फाइब्रस मेम्ब्रेन्स मौजूद थी, लेकिन फिर इनको रिप्लेस कर दिया बोन ने। अब ये जितनी भी हमने लाइंस पढ़ी हैं ये सेम लाइन जो है फेडरल के बाद दूसरी किताबों में भी आपको मिलेंगी, तो वहाँ हम इनको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर ये लाइन कुछ इजाफी मौजूद है तो वहाँ पर उनको बयान किया जाएगा। पंजाब के अंदर भी कार्टिलेज के हवाले से लिखा हुआ है, ये बोन के मुकाबले में सॉफ्ट होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू की ही किस्म है, जिस तरह से बोन और ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है। इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है ये बोन के एंड को कवर करता है। अगर एक बोन हमारे पास मौजूद है तो उसके एंड को कार्टिलेज ने कवर किया हुआ होता है, तो ये जॉइंट पर कार्टिलेज हमें मिलेंगे और ये हमारे नोज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एयर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मजीद बयान किया जा रहा है वही बात है कि इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं। इस कॉन्ड्रोसाइट्स के वजह से लिखा हुआ ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये जो है मैट्रिक्स को सीक्रेट करते हैं और फिर वो मैट्रिक्स जो है इन कॉन्ड्रोसाइट्स के सराउंडिंग में आ जाता है और फिर वही बात कि ब्लड वेसल जो है इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इस तस्वीर के अंदर आपको ये पेरिकोन्ड्रियम नजर आ रही है जो कि आउटर लेयर होगी, जो कि कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ आपको इलास्टिन फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स नजर आएंगी। ये बाकी इसके अंदर मिक्सचर है जो कि मैट्रिक्स कहलवा रहा है और इसके अलावा इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेसेस हैं जिन्हें ल्यूकेना कहा जा रहा है और ल्यूकेनाई के अंदर ये हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होंगे। सिंध की बुक में भी कार्टिलेज के हवाले से यही बात लिखी हुई कि ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है और इसकी जो लेयर होती है सराउंडिंग में वो पेरिकोन्ड्रियम होती है
और लिखा हुआ है ये प्रीकर्सर टू बोन होता है, यानी कि बोन की शुरुआत में ही मौजूद होता है, इसी को रिप्लेस करके फिर बोन जो है डेवलप होता है। और हमारी बॉडी के अंदर ये तब मौजूद होता है जब एम्ब्रियोनिक फॉर्म होती है, तो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में ये बोन की जगह पर मौजूद होता है। और कार्टिलेज के हवाले से लिखा हुआ ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और हमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। मूवमेंट के दौरान शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो है इस कार्टिलेज का होता है, तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस से बचाने का काम कर रहा होता है। इसको न्यूट्रिएंट्स जो हासिल होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए से बराबर के टिश्यूज़ में से हासिल होते हैं, और इनके अंदर ब्लड वेसल नहीं होते, तो इनकी रिपेयर और ग्रोथ जो है वो दोनों ही स्लो होंगी बाकी सेल्स के मुकाबले में। मज़ीद लिखा हुआ है कि ये कार्टिलेज कैसे बनती है कि शुरू के अंदर हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट के सेल्स बनते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो आगे चल करके कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो मैट्रिक्स को सीक्रेट करते हैं। इस तरह से ये कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट के सेल्स कहाँ लोकेटेड होंगे? ये आउटर कवरिंग ऑफ द डेवलपिंग बोन में मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास एक बोन है जो डेवलप हो रहा है, उसकी आउटर कवरिंग में जो है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है लोकेटेड हैं, और फिर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट आगे चल करके कॉन्ड्रोसाइट्स को डेवलप करते हैं। यहाँ पर जो लाइनें हम अंडरलाइन करें, जैसे कि ये हो गई कि हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं इनमें से डेवलप हो रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन में मौजूद है। और उसके अलावा प्रीकर्सर टू बोन है ये कार्टिलेज, और उसके अलावा इसके काम के हवाले से पॉइंट्स ये सारे जो हैं एमडीकेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इनको जो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए से हासिल होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जो है नोट डाउन करिएगा। फिर कार्टिलेज को केपीके की बुक से अगर जिक्र करते हैं तो इसके अंदर भी सेम बात लिखी हुई कि ये कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है, इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं और इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबल लेकिन थोड़ा सा सख्त मैट्रिक्स है, और वो टाइप 2 कोलेजन का है। अब यहाँ पर टाइप 2 लिखा हुआ है, टाइप 1 कोलेजन जो होती है वो हमारे स्किन के अंदर हमारे बोन्स में मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल कोलेजन मौजूद है वो टाइप 2 की ही एक अलग किस्म होती है कोलेजन की। मजीद बात करें ब्लड वेसल नहीं होती वही बात, और कॉन्ड्रोसाइट्स को न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए से मिलते हैं, तो इनकी हीलिंग जो है वो स्लो होती है। मजीद बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर शुरुआत की तौर पर स्केलेटन वो कार्टिलेज का बना हुआ था और कुछ फाइब्रियस मेम्ब्रेन्स का बना हुआ था, फाइबर्स की बनी हुई मेम्ब्रेन्स का, और इनको फिर रिप्लेस कर दिया हमारे बोन ने। फिर लिखा हुआ है कि कुछ कार्टिलेज जो हैं आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर, और वो हमारे स्केलेटन को जो है फ्लेक्सिबल बनाती हैं, वो उसे सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। अब हम जिक्र करते हैं बोन के हवाले से, और शुरू के अंदर हम जो पॉइंट्स लेंगे वो फेडरल बुक से लेंगे। बोन के हवाले से लिखा हुआ है कि बोन के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ मौजूद हो सकते हैं। बोन के अंदर खुद बोन के सेल्स मौजूद होंगे, कार्टिलेज के हिस्से मौजूद हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ फाइब्रस जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, टेंडॉन्स वगैरह। उसके अलावा ब्लड और नर्वस टिश्यूज़ ये भी बोन के अंदर मौजूद हो सकते हैं। बोन के ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं वो एपीफाइसिस कहलवाते हैं, बीच का हिस्सा जो होता है वो डायफाइसिस कहलवाता है। यहाँ बयान किया जा रहा है बोन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तभी इसका एक हिस्सा जो है वो एपीफाइसिस कहलवा रहा है और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो डायफाइसिस कहलवा रहा है। तो एपीफाइसिस ऊपर भी होगा, एपीफाइसिस नीचे भी होगा, बीच का हिस्सा जो होगा वो डायफाइसिस वाला होगा। और इस डायफाइसिस को दूसरा शेफ्ट भी कहा जा रहा है, जिसके अंदर बीच की जगह जो होती है, सेंट्रल कैविटी जो होती है, जो मेडुलरी कैविटी होती है, उसके अंदर येलो बोन मैरो मौजूद होता है। उसके अलावा बोन की जो कवरिंग होती है उसे हम पेरीओस्टियम कह रहे होते हैं, और अंदर की जो लेयर होगी उसे एंडोओस्टियम कहा जाता है। यहाँ बयान किया जा रहा है कि ये जो बोन का ऊपर वाला हिस्सा है ये एपीफाइसिस, बीच में एक और हिस्सा भी बयान किया जा रहा है मेटाफाइसिस, जो कि सिंध की बुक के अंदर लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो बाकी का हिस्सा होगा वो डायफाइसिस कहलवाएगा। एपीफाइसिस वाला हिस्सा स्पंजी बोन का बना होता है, और डायफाइसिस वाला हिस्सा जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। बीच में जो कैविटी होती है इसे हम मेडुलरी कैविटी कह रहे हैं। अंदर की लेयर एंडोओस्टियम कहलवाएगी और बाहर वाली लेयर जो होगी वो पेरीओस्टियम कहलवाएगी। यहाँ पर मेडुलरी कैविटी को दिखाया हुआ है, और उस मेडुलरी कैविटी के अंदर जो चीज़ लोकेटेड है वो है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो मेडुलरी कैविटी में मौजूद है, और अगर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर की तरफ रेड बोन मैरो मौजूद होता है, जो कि इस स्पंजी बोन वाले पार्ट में मौजूद होता है। कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट के बीच में येलो बोन मैरो और स्पंजी बोन के बीच में रेड बोन मैरो मौजूद होगा। ये येलो बोन मैरो हमारे अंदर फैट को स्टोर करने का काम करता है, और रेड बोन मैरो जो होता है वो हमारे पास जो है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कराता है। पंजाब के बुक के अंदर देखें तो यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन सख्त किस्म की कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स मौजूद होती हैं, लेकिन कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर हार्ड बनी होती हैं। कोलेजन फाइबर्स की हार्ड होने की वजह यह है कि यहाँ पर एक दूसरा केमिकल भी आ जाता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की वजह से जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है।
अब अगर हम बात करें बोन्स के हवाले से, ये मुख्तलिफ हिस्सों को सपोर्ट करें, मिसाल आर्म्स को, लेग्स को सपोर्ट करें। इसका सख्त हिस्सा कॉम्पैक्ट बोन वाला होगा और इसके अंदर का हिस्सा जो होगा वो हमारे पास स्पंजी बोन वाला होगा। स्पंजी बोन वाला इतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास कंडेंस पार्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ जो है स्पेसेस ऐसे होती हैं बहुत सारी, इस वजह से वो वेट बेयरिंग के अंदर हेल्प कर रहा होता है। कॉम्पैक्ट बोन ज़्यादा डेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अटैचमेंट करेगा मसल्स को। स्पंजी बोन लाइट है, इसके अंदर ब्लड वेसल ज़्यादा होती है और इसमें पोरस भी यानी कि स्पेसेस भी इसके अंदर ज़्यादा है। जो स्पंजी बोन के अंदर कैविटी मौजूद है उसके अंदर रेड बोन मैरो है जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और बाकी जो मेडुलरी कैविटी है वहाँ पर जो है हमारे पास येलो बोन मैरो मौजूद है। उसके अलावा इसके अंदर 3 तरह के सेल्स हो सकते हैं। एक होते हैं जो इसके खुद के सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट। ये ऑस्टियोसाइट जिस सेल में से बनते हैं वो होता है ऑस्टियोब्लास्ट। और जब बोन पुराना हो जाता है तो कुछ WBC की किस्म होती है जो इनको ख़त्म करती है, वो होती है ऑस्टियोक्लास्ट। इसी बोन को आप जिक्र करते हैं KPK की बुक में से। यहाँ पर भी यही बात है कि बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है और ये सख्त किस्म है कनेक्टिव टिश्यू की, और इसके अलावा ये हमारे एंडोस्केलेटन को बना रही है। हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर जो है एक्सोस्केलेटन नहीं होता, तो ह्यूमंस के अंदर जो है वो एंडोस्केलेटन है जिसे बोन बनाने का काम कर रही है। उसके अलावा ये लिविंग इन नेचर है, और मज़ीद हम बात करें ये कंप्रेस होने को भी रोकता है और ये जो है बेंडिंग होने को भी रोकता है, तो इस तरह का सख्त स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इस बोन की कंपोजिशन की बात हो रही है कि बोन के अंदर जो मिक्सचर मौजूद है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि 65% उसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि है कैल्शियम फास्फेट का और कार्बोनेट्स का। बाकी 35% जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके अंदर प्रोटीन और कोलेजन्स आ जाती हैं। और इसके सेल्स जो हैं बोन के सेल्स जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो भी ल्यूकिनाई में मौजूद हैं जो कि मैट्रिक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। लास्ट में सिंध की बुक से बोन का जिक्र करें तो यहाँ पर भी वही बात कि बोन जो टफ है, लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि मेनली हैं इनके सेल्स जो कि हैं ऑस्टियोसाइट्स। बोन जो है हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो अलग अलग शेप और साइज़ के हैं, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है। बोन के अंदर ज़्यादातर जो है वो कोलेजन फाइबर्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरह के सेल्स और मिनरल्स मौजूद हैं। 10 से 20% इसके अंदर वाटर मौजूद है। मिनरल्स जो दूसरे मौजूद होंगे वो कैल्शियम फास्फेट वाले और इनऑर्गेनिक मिनरल्स कुछ और भी मौजूद होंगे। मजीद यहाँ पर बयान किया जा रहा है इसके अंदर कोलेजन मौजूद है जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है जो इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन ये कोलेजन बहुत ज़्यादा असर तब दिखाता है जब इसके अंदर कैल्शियम आ जाता है। तो कैल्शियम का आ जाना इसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है या दूसरा इसे ऑसिफिकेशन कहा जाता है। फिर बोन की बात करें तो बोन के 3 हिस्से जो कि सिंध की बुक में बयान किया जा रहा है, वैसे बाकी बुक्स के अंदर आपने दिखा कि 2 हिस्सों का जिक्र है। ऊपर वाले हिस्से एपिफाइसिस कहलवाएंगे और उसके बाद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डायफाइसिस कहलवाएगा, और एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो रीजन मौजूद होगी वो मेटाफाइसिस कहलवाएगी। तो कहीं कहीं बुक्स के अंदर मेटाफाइसिस नहीं मौजूद, मेटाफाइसिस को एपिफाइसिस के अंदर ही शामिल किया हुआ है। अब हम जिक्र करते हैं मसल्स के हवाले से। मसल्स जो हैं ये भी टिश्यूज़ हैं, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास मायोसाइट्स होते हैं। मसल्स की स्टडी को हम लोग मायोलॉजी कह रहे होते हैं। अब मसल्स जो हैं ये हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती हैं, ये हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को जोड़े रखने का काम करती हैं, हमारे अंदर जो है फ्लूइड्स की मूवमेंट कराती हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी ब्लड वेसल को बना रही हैं और ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने से ये जो है हमारे पास फ्लूइड मूवमेंट कर रहा होता है, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। पंजाब की बुक में देखें तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं जो हमारे मूवमेंट करा रहे हैं ये मसल्स वाले सेल्स हैं। हमारे पास ये मसल्स जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोटीन के बने हो सकते हैं जिनमें एक्टिन और मायोसिन ये 2 मेन हैं। उसके अलावा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद हो सकते हैं। मसल्स की 3 किस्में हैं, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डिक मसल्स, जो अलग अलग जगहों पर होंगी। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद हैं। मसल्स के अंदर जो कार्डिक मसल है वो हमारे हार्ट की वॉल्स को बना रही हैं, और स्केलेटल मसल्स ये हमारे बोन्स के साथ जुड़े होते हैं। सिंध की बुक में देखें तो ये मसल्स जो हैं ये बंडल ऑफ टिश्यूज़ होती हैं। मसल बंडल सामान्यतः मौजूद होती है जो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती हैं, इस वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, फिर हम लोग लोकोमोशन भी कर पाते हैं। तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को मूवमेंट करा रही हैं, ब्लड को मूवमेंट करा रही हैं, लिम्फ को मूवमेंट करा रही हैं। लिम्फ हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है। अब मसल्स 3 तरह की अलग अलग काम होंगे, स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल है और स्केलेटल मसल्स हैं। लास्ट के अंदर KPK बुक का जिक्र करें तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिससे कि जिक्र किया जा रहा है कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। हमारे अंदर शुरू में 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो मसल्स हमारी बीच की लेयर मीजोडर्म में से अराइज हो रही है, और ये मसल जो है हमारे हाफ मास को बना रही हैं बॉडी के। मजीद बात करें ये मसल्स जो हैं ये हमारी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी वो एनर्जी जो मूवमेंट करा रही है उसमें कन्वर्ट कर रही हैं। और मसल्स के अंदर जब ये मैकेनिकल एनर्जी होती है फिर वो फोर्स लगाती है, जिस वजह से हमारे पास जो है वो मूवमेंट देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब हम बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको काफ़ी अच्छा जो है वो फ़ायदा दे सकता है।
तो यहाँ पर आप मेरा ये प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो वॉलेट बैलेंस मौजूद है वो $148 जो है मौजूद है इस वक्त का। और तकरीबन जो मेरी इनकम हुई है वो तकरीबन हुई है वो है $25, जो कि तकरीबन 12 दिनों की हमारी इनकम है। अब डेली की इनकम मेरी अगर बात करें तो वो आज की जो हमें हासिल हुई है वो $2.4 जो है वो इनकम हमें हासिल हुई है। अब इसमें सिंपल काम होता है, वो ये होता है कि आपने यहाँ पर रिज़र्व में जाना होता है। रिज़र्व के अंदर आपने जो है NFTs को बाय और सेल करना होता है। सुबह के टाइम पर अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पर रिज़र्व मौजूद होगा, जिसको आपने कंफर्म करना होता है और उसके बाद आपने यहाँ से कलेक्ट करना होता है, सेल हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से NFT को बाय और सेल करना होता है, जो कि बहुत ही आसान काम है। और इसमें बस ये है कि इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। अब इसमें एक ये भी चीज़ हो सकती है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बंद हो सकता है, ये वाले सारे मामलात हैं इसके अंदर। तो रिस्क फैक्टर ज़रूर है इसके अंदर। तो इसलिए जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी खुद के रिस्क के ऊपर जो है इन्वेस्ट करें। बाकी आपको रेफरल कोड चाहिए जो कि इसमें लाजमी होगा, तो मेरा रेफरल कोड आपको मिल जाएगा और आप उसके बेस पर जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको सही समझते हैं और इसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें और उसके बाद मैं आपको मज़ीद इसके प्रोसेस के हवाले से सारा बताऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।